बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी इदारों में प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गया, फेवरेटिज्म आ गया कि मैं जितनी तारीफें करूंगा अपने फील्ड मार्शल की, जितनी गेम में उठाकर रखूंगा सियासी रहनुमाओं की, उतना ज्यादा इम्कान होगा मेरी कामयाबी का, ऐसा लगता है। तो उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया कि दहशतगर्द जो है वो पीटीआई पे हमला क्यों नहीं करते। ये सवाल है या गिला है दहशतगर्दों से? ये तो ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों को लाने वाले, दहशतगर्दों को बनाने वाले, दहशतगर्दों को पालने वाले, दहशतगर्दों को सिखाने वाले, वो उनसे गिला कर रहे हैं कि आप पीटीआई को क्यों नहीं मार रहे, आप पीटीआई को क्यों नहीं मार रहे। ये उनसे ऐसा लगता है गिला है। दूसरी जानिब ये है जो वो कहना चाह रहे थे कि एक्चुअली पीटीआई क्योंकि दहशतगर्दों की सहूलतकार है, वो उनके साथ मिली हुई है, लिहाजा इसलिए दहशतगर्द पीटीआई को नहीं मारते। दूसरी जानिब ये एक एंगल इसको देने की कोशिश की गई है। देखिए, पीटीआई अगर दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है और उनके ऊपर अटैक नहीं हो रहे, ये डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं ना, तो इससे पहले एजेंसियों की एक नहीं दर्जनों रिपोर्टें हैं जिनमें पाकिस्तान की आईएसआई ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, इन्होंने बाकायदा बार बार इमरान खान को और उनकी पार्टी को लिख कर दिया कि इमरान खान की जान को खतरा है, दहशतगर्द उन पे हमला कर सकते हैं। और दहशतगर्दों ने हमले का प्लान भी कर लिया है। इमरान खान पे कातलाना हमला हो भी चुका है। तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब इनको अटैक नहीं करते, खुद लिख लिख कर देते हैं। अब डीजीआईएसपीआर या तो आज झूठ बोल रहे हैं, या इससे पहले जो एजेंसियों की रिपोर्टें इमरान खान साहब को दी जाती थी कि दहशतगर्द आप पे हमलावर होने ही वाले हैं, हमने बंदे पकड़ लिए हैं, वो आप पे हमला करने लगे थे, या तो पाकिस्तान की एजेंसियों की वो रिपोर्टें झूठी थी। अब डीजीआईएसपीआर फैसला कर ले कि वो खुद झूठ बोल रहे हैं या उनकी एजेंसियां झूठ बोल रही हैं जो ये कहती हैं कि इमरान खान की जान को दहशतगर्दों से खतरा है। ये जो रेहान ज़ेब का कत्ल हुआ था, ये किसने किया था? दहशतगर्दों ने नहीं किया था। मुराद सईद की पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दिया, दहशतगर्दों ने उनके ऊपर भी हमला किया। ये सुहेल अफरीदी जो है, इनके घर के 11 अफराद शहीद हो गए हमले के अंदर, उन्हें किसने शहीद किया था? तो डीजीआईएसपीआर ये आप कैसे कह सकते हैं कि पीटीआई पे हमला नहीं होता? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एएनपी के ऊपर भी अटैक हुए, पीटीआई के ऊपर भी अटैक हुए, पीएमएलएन के ऊपर भी कुछ ना कुछ अटैक हुए। शहबाज शरीफ ने तो खड़े होकर लाहौर में ये कह दिया था कि ये जो दहशतगर्द हैं, तालिबान है, इनकी और हमारी सोच एक जैसी है, तो हमारे ऊपर हमले ना करें। वो स्टेटमेंट डीजीआईएसपीआर आप भूल गए? वो स्टेटमेंट आपको याद नहीं है? एक दौर में तो आप लोगों ने यह प्रोपेगेंडा भी किया था कि बेनजीर भुट्टो को अगर बम से मार दिया गया या उसके ऊपर खुद कुछ धमाका किया गया तो नवाज शरीफ को बम से क्यों नहीं मारा गया और नवाज शरीफ के ऊपर खुद कुछ धमाका क्यों नहीं किया गया। वो वाला प्रोपेगेंडा भी आप लोगों ने किया था ना। आज वही नवाज शरीफ को आप सर पे उठा के घूमते हैं। तो ये जब भी कभी किसी सियासी जमात से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की या जर्नैलों की लड़ाई हो जाती है ना, तो वो उसी जमात के ऊपर सारी खराबियां उसके अंदर ढूंढते हैं और उसी को रगड़ा लगाते हैं। ये पीटीआई के बेशुमार लोग जो हैं वो शहीद हुए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में। अभी मैं आपको बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी ने करक जाना था कुछ अर्सा पहले। ये बात बताने वाली नहीं थी, लेकिन अब बतानी पड़ेगी क्योंकि डीजीआईएसपीआर साहब ने कट्टा खुद खोल दिया है, तो अब वो खुद ही बांधे। सुहेल अफरीदी ने करक जाना था, तो उन्हें एजेंसियों ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, फौज से वाबस्ता, उन्होंने बताया कि आप पर 100% हमला होने वाला है, आप करक का अपना दौरा मुलतवी कर दें। उन्होंने कहा जी मैं तो जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा जी आप जलसागाह तब्दील कर दें। उन्होंने कहा जी वो भी नहीं होगी। उन्होंने कहा जी पहाड़ों पे आके वो बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको टारगेट करना है, आपको क्यों समझ नहीं आ रही, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, जलसागाह तब्दील कर दें। उन्होंने जलसागाह तब्दील नहीं की। फिर ये कहा गया स्टेज का रुख बदल दें। उन्होंने कहा जी स्टेज का रुख भी नहीं बदलेगा। फिर कहा गया जहां पे डाइस पड़ा हुआ है ना, वो मुकाम बदल दें, डाइस उठा के यहां से किसी और जगह पे रख दें, कोई सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त कर दें, हमारे पास पक्की इतला है कि आपके ऊपर दहशतगर्दी का हमला होगा। तो डीजीआईएसपीआर साहब ये जो सुहेल अफरीदी को इंफॉर्मेशन दे रहा था, ये कोई भारतीय फौजी तुकाराम था, या जो सुहेल अफरीदी को जो कह रहा था कि आपके ऊपर कातलाना हमला होने वाला है और दहशतगर्द आपके खिलाफ एक दहशतगर्दी करने वाले हैं, ये कौन कर रहा था? अजीत दोवल कर रहा था। भाई पाकिस्तानी एजेंसियां उसको बता रही थी ना, वो तो डरा नहीं और चला गया वहां पे। तो देखें, ये बार बार ये तासुर देते हैं कि पीटीआई दहशतगर्दों के साथ मिली हुई, ऐसा नहीं है। पीटीआई ने कभी भी नहीं कहा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो।
पीटीआई ने हमेशा यह कहा कि जरगा बुलाओ, बैठकर फैसला करो। कबायलियों के साथ, जिनके इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है, उनके साथ बैठकर फैसला करें ना। एक तो यह बात आप ज़हन में रखें, ये कोई नहीं कहता कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करो या बातचीत करो। मुराद सईद चिल्लाता रहा, उसके ये क्लिप पड़े हुए हैं, आप निकाल कर सुन लें। आज सोशल मीडिया पे फिर वायरल है कि क्यों लेकर आ रहे हो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, क्यों लेकर आ रहे हो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, मत लेकर आओ दहशतगर्दों को पाकिस्तान में। हमने पहले बड़ी लाशें उठाई हैं, हमें मजीद लाशें उठानी पड़ेंगी। ये बार बार पीटीआई के लोग आपको कह रहे थे और आपको सर पे भूत सवार था, नहीं इनको लेकर आना है। कभी आप उन्हें मुजाहिद बना देते हैं पैसों के लिए, कभी आप उन्हें दहशतगर्द बना देते हैं पैसों के लिए, कभी आप उनकी तरबियत और ट्रेनिंग करते हैं पैसों के लिए, कभी आप उनके साथ ऑपरेशन करते हैं पैसों के लिए। और मेरे ख्याल में ये मैच्योर हो जाना चाहिए, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए इदारे को, अपनी एक कांस्टेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। ये तरीकाकार गलत है। वहां खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से जाकर पूछो, वो साफ बताते हैं कि हम दहशतगर्दों को पकड़ के लाते हैं, ये एजेंसियों के लोग आते हैं, ये आगे छुड़वा के ले जाते हैं। ये कहते हैं जी हमारा एसेट है, हमारे काम का बंदा है, इसको छोड़ दो, इसके बदले में हमने कुछ और काम लेने। वो कहते हैं जी हम दहशतगर्दों को पकड़ के लाते हैं। वो एग्जैक्टली वहां पुलिस वाले बताते थे खैबर पख्तूनख्वा में कि हमें पता है कौन कौन से दहशतगर्द ग्रुप कहां बैठे हुए हैं, हम कार्रवाई करना चाहते हैं, ये हमें कार्रवाई करने नहीं देते, एजेंसियां हमें कार्रवाई करने नहीं देती, ये हमें रोकते हैं कि आपने वहां कार्रवाई नहीं कर दी। और मकामी लोग क्या समझते हैं, जरा ये समझ लें आप कि मकामी लोगों का प्रॉब्लम क्या है। वहां फुकदान है ट्रस्ट का। हजारों ऑपरेशन हो गए हैं, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं आया। बल्कि पिछली मर्तबा जो बड़े बड़े ऑपरेशंस किए गए थे, जब ऑपरेशन किए गए थे तो उन शहरियों से जिनको उनके इलाकों से बेदखल कर दिया गया था, उनसे कुछ कमिटमेंट्स की गई थी, कुछ वादे किए गए थे कि आपके घर बनाएंगे, आपके बाजार बनाएंगे, आपका कारोबार बनाएंगे, आपको पैसा देंगे, आपको वसाइल मुहैया किए जाएंगे, जो नुकसान होगा उसका अदाला भी होगा। ये वादे उनसे किए गए थे, वादे पूरे ही नहीं किए गए। शो ऑफ के लिए छोटा मोटा कोई एरिया बना के तो सारे मीडिया में चला देते हैं, ये हमने बना दिया। कोई वादा पूरा नहीं किया गया खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में वहां के लोगों के साथ। जब वादे आपने उनके साथ पूरे नहीं किए ऑपरेशनों के बाद, तो वो दोबारा अपने घरों को क्यों तबाही के लिए आपके पास छोड़ दें। अब आपको उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। ये है फड्डा। एक तो दहशतगर्दों को लेकर आप आए, लेकिन ना ये बार बार कहते हैं ना कि इमरान खान दहशतगर्दों को लेकर आया। भाई दहशतगर्दों को लेकर आने के लिए कोई मीटिंग हुई होगी ना, उस मीटिंग के मिनट्स भी होंगे, लाओ पब्लिक करो, पता चल जाएगा। जनरल बाजवा का और जनरल फैज हमीद का आइडिया था दहशतगर्दों को वापस लेकर आते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि यह मुशावरत सियासी सतह पे होगी। मुशावरत के अंदर सबने मना कर दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई दहशतगर्द पाकिस्तान नहीं आएगा। और इमरान खान ने बता दिया जी दहशतगर्द पाकिस्तान नहीं आएगा। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई और उसके बाद राणा सनाउल्लाह ने अनाउंस किया कि दहशतगर्दों को वापस लाने के लिए हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और अब हम उन्हें वापस लाकर बसाने वाले हैं। ये मुज़ाकरात राणा सनाउल्लाह ने अनाउंस किए और उसके बाद जो मीटिंग्स हुई उनमें तय हुआ और फिर दहशतगर्दों की पाकिस्तान में आमद शुरू हो गई, जिसका खुबियादा आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भुगत रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी भुगत रहे हैं और पाकिस्तान भी भुगत रहा है। और ये चाहते हैं एक और ऑपरेशन करना क्योंकि ऑपरेशनों में पैसा है। देखिए ना, फौज का कारोबार लड़ाई है ना, फौज ने लड़ाई करनी है, जब तक वो लड़ते रहेंगे पैसा आता रहेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ रही है एहतजाज का। होगा क्या, मैं आपके सामने पूरी पिक्चर रख देता हूं कि अब होना क्या है और ये हुकूमत कर क्या सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई जगह पे ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में फखरुर रहमान साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया सियासत.pk को और उसमें उन्होंने बताया जी एक जगह पे नहीं कई जगह पे मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बात कर चुके हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूं इमरान खान रिहा नहीं हो सकता। और यह बात ठीक है। आसिम मुनीर साहब को खतरा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो पब्लिक के अंदर इतनी ज्यादा मकबूलियत है कि वो एक ऐसी तहरीक खड़ी कर सकते हैं जिससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके बनाए हुए पूरे के पूरे निजाम को खतरा हो जाएगा, फिर उनके अपने लिए खतरात पड़ जाएंगे। लिहाजा वो इमरान खान साहब को इस मकबूलियत के आलम में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। और ये बात वो कई जगहों पे कह चुके हैं, ये दावा किया फखरुर रहमान साहब ने। तो फील्ड मार्शल साहब तो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जबकि इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती रहेगी। सुहेल अफरीदी जो है वो ना सिर्फ मोमेंटम बना रहे हैं बल्कि सिर्फ एहतजाज करने से पहले वो एक ओपिनियन भी बना रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती बहुत हो रही है। देखिए, जब आप एहतजाज करने के लिए निकलते हैं ना तो पहले आपके पास उसका इखलाकी जवाज होना चाहिए, आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी ने वो काम शुरू कर दिया, 7 मरतबा वो अदालती ऑर्डर्स लेकर
अडयाला जेल पहुंचता है कि मेरी लीडर से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं करवाई जाती। चीफ जस्टिस को खत लिखता है, हाई कोर्ट में पिटीशन डालता है, असेंबली से करारदाद पास करवाता है, मरियम नवाज को लेटर लिखता है, बार बार पुलिस वालों से जाके कहता है। तो जो कुछ वो कर सकता था बतौर एक चीफ मिनिस्टर, उसने वो सारा कुछ किया, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेगी। तमाम कानूनी और आईनी ऑप्शंस उसने इस्तेमाल किए। अब वो सहाफियों से पूछ रहा है कि कोई चीज रह गई है तो आप मुझे बता दें, मैं वो भी कर लेता हूं, लेकिन मेरे पास अब रास्ता क्या है, और इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो एक बड़ा सॉलिड रीजन सुहेल अफरीदी के पास है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वरना फिर आप तैयार हो जाएं, हमें एहतजाज करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको यह बताऊं कि 1-2 हफ्ते में अब मुलाकात भी करवा दी जाएगी। ये एक आधे हफ्ते में हो जाएगी, या हो सकता है अगले हफ्ते में हो जाए, क्योंकि अब काम निकल गया है। आसिम मुनीर साहब का वो जो टफ टाइम था जिसको उन्होंने गुजारना था, उन्हें लगता था कि ये टाइम मैं गुजार दूंगा तो इसके बाद मैं नाकाबिले तस्खीर हो जाऊंगा, वो टाइम उन्होंने तकरीबन गुजार लिया और अगले 5-6 दिन गुजारने। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब जाएं और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। इमरान खान साहब उसके बाद बयानियां देंगे, इमरान खान साहब उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। उस स्टेटमेंट से पाकिस्तान में हिलजुल होगी, तो देखिए एक तहरीक तो पाकिस्तान में अब खड़ी होगी। 27वीं आईनी तरमीम इसकी वजह बनेगी। तो ये जो एक तहरीक अब खड़ी होने जा रही है ना, इस बार ऐसा नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ के लोग लाशें छोड़कर भाग जाएंगे। इस मरतबा ऐसा भी नहीं होगा कि आप लाशें छुपा लेंगे, लाशें छुपाने वाला काम भी नहीं होगा। वो इस मरतबा पूरी तैयारी करके आएंगे। अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब, अव्वल तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास जिनको वो डिस्कस कर रहे हैं और वो सरप्राइजेस उन्होंने रखे हैं, लेकिन अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब तो इस मरतबा वो एक एक चीज को रिकॉर्ड करेंगे और एक एक चीज का हिसाब अपने पास रखेंगे। यानी इस मरतबा ऐसा नहीं होगा कि लाशें छोड़कर वो चले जाएं, शायद ऐसा नहीं होगा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि दिसंबर में इमरान खान साहब की मुलाकातें वैसे भी मुझे लगता है कि अब खुल जाएंगी। और एहतजाज के नतीजे में क्या होगा, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मोमेंटम बनाती है, फर्ज करें एक तो अगर उनका मोमेंटम बन जाता है, वो इतनी ताकत के साथ आ जाते हैं और अवाम पूरे पाकिस्तान में निकल आती है, तो फिर तो वो अपने मुतालबात पूरे करवा लेंगे, फिर तो वो गिच्ची से पकड़ लेंगे पूरे निजाम को। लेकिन अगर एक मरतबा फिर गोली चलाई जाती है या एक मरतबा फिर जुल्म और बर्बरियत की जाती है, तो फिर क्या होगा? उसके नतीजे में पाकिस्तान फिर कई महीने या कई साल पीछे चला जाएगा। सियासी एकदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा पाकिस्तान में दोबारा से, फिर से IMF से आपको बड़े कर्जे लेने पड़ेंगे, फिर से आपको जो है वो अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में एक बदएतमादी पैदा हो जाएगी, मईशत का पहिया जो पहले ही नहीं चल रहा वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। फिर पाकिस्तान का मजीद 1 साल जाया हो जाएगा। जब ये 1 साल जाया हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक साल के बाद खड़ी हो जाएगी। तो ये बात आप मेरी याद रखें कि इमरान खान के बारे में मैंने 2020 में एक बात की थी। ARY पे एक प्रोग्राम चल रहा था और उस वक्त भी सबको पता था कि होने क्या जा रहा है। नवाज शरीफ साहब एक डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और माहौल बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब को गिराया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब के आने के बाद से ये सिलसिला चल रहा था। तो मैंने तब ये कहा था कि इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है कि वो आपको ये पूछता फिरेगा कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। और वो बनी गाला में जाकर बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो बनी गाला में नहीं बैठेगा और उसका क्राउड भी ऐसा है, वो खुद भी ऐसा है, ये चिपक जाएंगे आपको और इमरान खान आपको नहीं छोड़ेगा। मैंने ये कहा था। तो जब तक आप इमरान खान को इंसाफ नहीं दे देते, जब तक इमरान खान अपना हक नहीं ले लेता, वो आराम से नहीं बैठेगा और ना वो किसी को आराम से बैठने देगा। और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि ये उसको काउंटर भी नहीं कर पा रहे, उसके खिलाफ कोई बयानियां भी नहीं बना पा रहे और उसकी मकबूलियत का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास ऑप्शंस नहीं है। ये सिर्फ लिंगर ऑन कर सकते हैं, चीजों को लंबा कर सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क इसलिए नहीं चला सकते कि मईशत ठप हो गई है और पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का लगातार शिकार है। दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को इन्होंने अब बना क्या दिया? एक तो दबा के धांधली हो रही है पंजाब में, मुकाबला ही कोई नहीं, फिर भी धांधली हो रही है। उसकी वजह यह है कि लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं जनाब कि यहाँ तो 5% लोग भी नहीं आए। जहां पे इलेक्शन था जरताज गुल की सीट पे या फैसलाबाद की सीटों पे, मियांवाली में, हर जगह पे लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट है बहुत बड़े पैमाने पे। इमरान खान साहब जो है वो लोगों की इस वक्त दिल की धड़कन बने हुए हैं। तो क्योंकि उनके पास मकबूलियत है
और उन्होंने बाइकआउट कर दिया तो उनका वोटर नहीं निकला। जब उनका वोटर नहीं निकला तो गहमा गहमी थी ही नहीं। तो पंजाब के इलेक्शन में ओवरऑल गहमा गहमी नहीं थी, बल्कि यहां तक हुआ कि हमने कई जगह पे ऑडियो सुनी और कई जगह पे ऐलानात सुने कि मस्जिदों से बाकायदा ऐलान करवाए गए कि वोटर्स निकले और निकल कर जाकर वोट डालें। अब आप अंदाजा करें कि लोगों की कितनी दिलचस्पी होगी इस इंतखाब में। तो लोगों को भी आइडिया, और इमरान खान साहब का मेरे ख्याल में यह ठीक फैसला था कि बाइकआउट ही करो। उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े हैं और दोनों के पीछे एक वजह है। एक इलेक्शन उन्होंने लाहौर का लड़ा जहां से हमाद अजहर साहब के वालिद इंतकाल कर गए थे, मियां अजहर साहब, और क्योंकि यहां पे कोई सजा नहीं हुई थी 9 मई में, लिहाजा उन्होंने कहा जी आम इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा इलेक्शन उन्होंने एक हरिपुर में लड़ा ताकि वो फर्क बता सकें कि जब पंजाब में इलेक्शन होता है तो यहां की पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर क्या करते हैं, और जब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां की सूबाई हुकूमत कितना ज्यादा मौका देती है अपने मुखालिफिन को। बाबर नवाज ने खुलकर इलेक्शन लड़ा, पूरी कंपेन की, उनके किसी कारकुन को टॉर्चर नहीं किया गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी के ऊपर जुल्म तशद्दुद नहीं हुआ, बल्कि फ्री हैंड दिया गया कि आप इलेक्शन लड़ें। तो अब वो सारे लोग वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और बेहतरीन इलेक्शन हो रहा है हरिपुर में। तो 2 ही जगह पे गहमा गहमी थी पूरे इलेक्शन में।